इधर रजनी अपने पार्टियों में मसरूफ रहने लगी। बच्चों पर से भी उसका ध्यान हटा जा रहा था। एक दिन राज स्कूल में बेहोश हो गया था। ये खबर जब मिसेस दीवान ने सुरेंद्र को दी तो वह राज से मिलने हॉस्पिटल गया, पर रजनी ने उसे मिलने नहीं दिया क्योंकि उसका कहना था कि यह बच्चों पर उसका अधिकार है। डॉक्टर से मिलने के बाद उसे मालूम चला कि उसके सीने में छेद है, जिसका ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। सुरेंद्र टूट सा गया था। वे रवि के साथ घंटों बैठा रहा। उसका मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। तो वे रवि के जाने के बाद प्रियंका के पास चला गया। प्रियंका उसे देखकर तुरंत बोली, आप यहाँ इतनी रात में? आप वापस घर चले जाइए, आंटी आपका इंतजार कर रही होंगी। वे मायूस सा प्रियंका को गले से लगाकर बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ी देर मुझे अपने पास रहने दो। प्रियंका का दिल एकदम से बेचैन हो गया। क्या हुआ है? ये इतना परेशान क्यों है? उसने कहा, ठीक है, चलिए अंदर आइए। वे सोफा पर बैठ गया। प्रियंका उसके लिए चाय बना लाई। उसने पूछा, आप इतना परेशान क्यों हैं? घर में सब ठीक है? सुरेंद्र की आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। वे बोला, राज के सीने में छेद है और वे मुझे मेरे ही बेटे से मिलने नहीं दे रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वे बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएगी, तो मुझे ही दे दे। मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सुरेंद्र को समझाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वे चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो सुरेंद्र वहीं सोफे पर सो गया था। प्रियंका उसे नींद से उठाई नहीं और निशा को फोन करके सारी बात बता दी। रात सुरेंद्र ने प्रियंका के घर में ही गुजार दी। सुबह सुबह कॉल बेल बजी। प्रियंका सोची शायद निशा आई होगी। वे दौड़कर दरवाजा खोली। आप अंदर आइए। ये सुरेंद्र की माँ थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। वे चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुरेंद्र की माँ ने कहा, जी बोलिए। तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? क्यों उसकी खुशियों में आग लगा रही हो? उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी। क्या नहीं था मेरे बेटे के पास? नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। पर जब से तुम दोबारा उसकी जिंदगी में आई हो, उसकी सारी खुशियों को नजर लग गई है। वे रोते रोते बोली, इसका हंसता खेलता परिवार तुमने उजाड़ दिया, उसे घर से बेघर कर दिया। आज उसका बेटा हॉस्पिटल में अपने बाप का इंतजार कर रहा है। रजनी हमें उससे मिलने नहीं दे रही है। मैं तुम्हारी दहलीज पर कभी पैर भी नहीं रखती, पर आज मजबूरी में अपने बच्चे की खुशी के लिए आना पड़ा। मुझे नहीं मालूम था तुम इतना नीचे गिर जाओगी कि एक शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद कर दोगी। अरे, औरत तो त्याग और बलिदान की मूरत होती है। तुम तो औरत होकर भी दूसरी औरत की खुशियां छीन ली। प्रियंका से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वे जोर से बोली, बस कीजिए आंटी, इससे ज्यादा शायद मैं नहीं सुन पाऊंगी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैंने आपके बेटे को नहीं बहलाया फुसलाया है। वे खुद मेरे पास आए हैं और आप बलिदान, त्याग की बात कर रही हैं। तो आप अच्छी तरह जानती हैं, आज आपका बेटा जिस ऊंचाई पर खड़ा है वे मेरी ही कुर्बानी की वजह से खड़ा है। आपने हर बार मुझसे ही कुर्बानी मांगी है। कल भी मांगी थी सुरेंद्र जी की जिंदगी से दूर होने की, और आज भी मांग रही हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं चाहती हूँ तुम ये शहर छोड़कर चली जाओ। तभी बाबूजी के हाथों से ग्लास नीचे गिर गया। जब प्रियंका ने पीछे देखा तो बाबूजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे लगा शायद बाबूजी ने उसकी सारी बातें सुन ली। वे दौड़कर बाबूजी के पास गई। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप अंदर चलिए। वे प्रियंका की तरफ सवालों भरी निगाहों से देख रहे थे। सुरेंद्र की माँ ने उसके पास जाकर कहा, यह है आपकी प्यारी बहू की करतूत। वे मेरे बेटे के जीवन को बर्बाद कर रही है। प्रियंका रोते हुए बोली, नहीं बाबूजी, ये सब झूठ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ आंटी, आप शांत हो जाइए। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज शांत हो जाइए। तभी सुरेंद्र सोकर उठा और कमरे से बाहर अपने दोनों आंख मलते हुए बोला, प्रियंका प्लीज एक कप चाय पिला दो। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। सुरेंद्र की माँ बोली, ये देखिए आपकी बहू की करतूत। रात भर सुरेंद्र यही था, इसी कमरे में। अब क्या बोलोगी? वे बाबूजी से बोली,
नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कल रात बहुत ही परेशान थे तो यहीं रुक गए। पर मैं निशा को रात को ही सारी बात बता दी थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुरेंद्र माँ के पास आकर बोला, ये सब क्या बोले जा रही हैं? और आप यहाँ क्यों आई? वे बोली, बेटा जब रात भर घर नहीं आए तो माँ की चिंता बढ़ जाती है कि कहीं वे गलत रास्ते तो नहीं चला गया। माँ, मैं कल बहुत परेशान था तो यहाँ चला आया। फिर कब नींद लग गई मुझे नहीं मालूम चला। जब आधी रात में नींद खुली तो मैं अंदर कमरे में सोने चला गया था। ओहो, तो क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ कि तू अपना गम भुलाने और सहारा मांगने यहाँ चला आया? माँ, क्या बोले जा रही हो? घर चलो। नहीं, मैं बताती हूँ। तुम दोनों ने शादी का सोच लिया है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो बता, तुम दोनों के हाथ में ये अंगूठी कैसी है? बस करो माँ, बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, आज इन्हें भी तो मालूम चले कि इनकी बहू उनके पीठ पीछे क्या करती है। माँ चलो यहाँ से। वे अपनी माँ का हाथ पकड़कर ले गया। प्रियंका व्हीलचेयर के पास ही बाबूजी के पैर पकड़कर रोए जा रही थी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, आप मेरा विश्वास कीजिए। बाबूजी सोचते सोचते उसके सिर पर हाथ रख दिए। फिर वे अपने कमरे में चले गए। वे कुछ लिख रहे थे। प्रियंका वहीं उनके दरवाजे से सिर टिकाकर सोच रही थी कि पता नहीं बाबूजी अब उसके बारे में क्या सोचेंगे। मैं सच में कल बाबूजी को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। अगर ऐसा करने से सुरेंद्र जी की जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ जाएगी तो यही सही रहेगा। वे 2-3 जगह घर के लिए बात करने लगी। अचानक कमरे से आवाज आई। वे दौड़कर कमरे में गई तो बाबूजी व्हीलचेयर से नीचे गिरे थे। दर्द से छटपटा रहे थे। वे उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। उनके सीने में तेजी से दर्द होने लगा। वे जल्दी से डॉक्टर को फोन की। तभी वहां रवि और निशा प्रियंका से मिलने के लिए आए। उन्होंने उनकी हालत देखकर जल्दी से उन्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। रास्ते में ही उन्होंने प्रियंका का साथ छोड़ दिया। प्रियंका को मानो बहुत ही बड़ा दिल पर बोझ रख गए हो। वापस घर आकर सभी को खबर किया गया। प्रियंका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वे सिर्फ बाबूजी को देख रही थी। प्रियंका के मम्मी पापा भी आ गए थे। जब सभी लोग उन्हें उठाकर ले जा रहे थे तो सुरेंद्र ने आगे आकर उन्हें कंधा दिया। अब प्रियंका का रोते रोते हालत खराब हो गया। वे बार बार बेहोश हो जा रही थी। यह सब सुरेंद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस तरह सारी विधियों के बाद प्रियंका के मम्मी पापा उसे अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, पर वे बोली कि मैं कुछ दिनों बाद खुद ही आप लोगों के पास आ जाऊंगी। अब प्रियंका घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आ रहा था। घर में उदासी अंधेरा था। वे चुपचाप बैठी थी। उसने 10 सालों तक बाबूजी के साथ गुजारी थी। उनकी यादों को अब वे समेट रही थी। तभी एक बुक के अंदर से एक लेटर मिला जो कि बाबूजी ने प्रियंका को लिखा था। मैं तो सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा कि तू मेरी बहू है। मैं जानता हूँ तू कभी गलत नहीं करेगी। इस जन्म में तू भले ही मेरी बहू है, पर अगले जन्म में तू मेरी बिटिया ही होगी। एक बात मेरी मानेगी तो दूसरी शादी कर ले। ये दुनिया तुझे अकेले जीने नहीं देगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अपने मन पर कभी कोई बोझ मत रखना। तुम्हारे बाबूजी। ये पढ़कर प्रियंका रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। उधर सुरेंद्र जब प्रियंका से मिलने के लिए तैयार हुआ तो उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तू कहाँ जा रहा है? बस यूं ही, बाहर थोड़ा टहलने। बाहर या फिर प्रियंका के पास? सुरेंद्र गुस्से से बोला। हाँ, मैं सच में प्रियंका से मिलने जा रहा हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी माँ, आपकी गलती के कारण आज भी इतनी बड़ी दुख में है और आप फिर भी। यह सब उसके कर्मों का फल है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं जा रहा हूँ। अगर तू प्रियंका से मिलने चला गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तुझे मेरी कसम है। गुस्से से सुरेंद्र की माँ ने कहा। सुरेंद्र रुक गया और उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब आ गए। उसने कहा, ये तूने क्या कह दिया माँ? ठीक है, तो आज से तू भी याद रखना, तेरा बेटा ये जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। वे बोलकर अपने कमरे में चला गया। प्रियंका ये शहर छोड़ने से पहले एक बार रजनी से मिलना चाहती थी। वे मन में सोचती हुई रजनी के घर गई। पीहू दौड़कर प्रियंका के गले से लग गई। वे बोली, मैम, मुझे पापा के पास ले चलो। मैं पापा को बहुत याद करती हूँ। वे मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं। भाई भी हॉस्पिटल में है। मेरा मन नहीं लग रहा है। आप मुझे अपने साथ ले चलो। मैं आपके घर में दादाजी के साथ खूब खेलूंगी और बातें भी करूंगी।
प्रियंका का मन मलिन हो गया। वे रोते हुए उसे गले से लगा ली। तभी रजनी वहां आई। प्रियंका रजनी से पूछी, राज कैसा है? रजनी थोड़ा नॉर्मल होकर बोली, अभी हॉस्पिटल में ही रखा है, कुछ दिनों में ऑपरेशन होगा तो शायद सुधार हो जाएगा। वे प्रियंका को देखकर बोली, तुम्हारे ससुर के बारे में सुनकर बुरा लगा। पीहू बोली, क्या बुरा लगा मम्मी? प्रियंका पीहू से बोली, इतने दिनों बाद मैं आपकी मम्मी से मिल रही हूँ, मुझे ढेर सारी बातें करनी है, आप अंदर अपने कमरे में जाकर खेलो। वे बोली, नहीं नहीं, फिर आप चली जाएंगी। नहीं बेटा, मैं इस बार आप सभी को साथ लेने आई हूँ। उसके जाने के बाद रजनी बोली, तो तुम समझौता करने आई हो? प्रियंका बोली, नहीं, मैं बस यही बोलने आई हूँ कि मैं ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव जा रही हूँ। वहाँ मम्मी पापा अकेले हैं, वहीं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी बच्चों के साथ वापस सुरेंद्र जी की जिंदगी में चली जाओ। आज उन्हें तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत है। आंटी को इन बच्चों के प्यार की जरूरत है। वे बोली, तुम अच्छी तरह जानती हो अब ये संभव नहीं है। सुरेंद्र तुमसे प्यार करता है, वे कभी तुम्हें भूल नहीं पाएगा। प्रियंका मुस्कुराते हुए बोली, वक्त की बेरहम चादर यादों को अक्सर धुंधली कर देती है और समय उन धुंधली यादों की चादरों को साफ कर देता है। वे भी मुझे भूल जाएंगे, फिर कुछ कहानियां अक्सर अधूरी ही रहती है। मैं बस यही कहने आई थी। फिर वे वापस चली गई। रजनी सोचने लगी, शायद मैंने इसे पहचानने में ही गलती कर दी। ये इतनी बुरी भी नहीं है। सच ही तो है दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आप उनकी अच्छाइयों का पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी को जज ना करें, क्योंकि जिंदगी हर बार दोबारा मौका नहीं देती है। बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। जब प्रियंका के शहर छोड़कर जाने की बात निशा और रवि को मालूम चला तो वे दोनों उसे समझाने लगे। यह अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? क्या जिंदगी बर्बाद कर देगी गांव में? यहाँ रहने में क्या प्रॉब्लम है? हम सब तो तुम्हारी देखभाल के लिए हैं ही। वे बोली, नहीं रवि जी, अब मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। वैसे भी इस शहर में कुछ सोचते हुए बोली, अब यहाँ दिल नहीं लगेगा, प्लीज आप लोग मत रुकिएगा। और ये मोबाइल नंबर भी बंद कर दूंगी, वहां जाते ही दूसरा नंबर लेकर आप लोगों से बात करूंगी। ओह, अब मैं समझा। निशा, ये हम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, यही बात है ना? फिर वे प्रियंका के पास जाकर बोला, तुम हमसे भाग रही हो, यही सच है ना? प्रियंका कुछ नहीं बोली, सामान रखने लगी। निशा कुछ सोचते हुए बोली, क्या तुमने भाई को बताया है? प्रियंका बोली, उन्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। तुम जानती हो भाई तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, वे अपनी खुशियां तुम्हारे साथ देखते हैं। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं रजनी से माफी मांग चुकी हूँ, उसे बता दी हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। अब सब पहले जैसा हो जाएगा। निशा बोली, कुछ पहले जैसा नहीं होगा। भाई के मन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। उनकी शादी भी माँ की जिद से हुई थी। वे तो तुम्हें पागलों की तरह खोज रहे थे। मैंने उनकी तड़प तुम्हारे लिए देखी है। प्लीज प्रियंका, उन्हें छोड़कर मत जाओ, वे फिर अकेले हो जाएंगे। प्रियंका बोली, निशा, रात होने वाली है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। रवि गुस्से से बोला, ठीक है प्रियंका, तुम दोनों अपनी अपनी जिद से एक दूसरे की खुशियों को खत्म कर दो। सच तो यही है कि तुम दोनों ही बहुत जिद्दी हो, जिसका कोई इलाज नहीं है। अब हमें माफ करो जो तुम्हारा इतना समय बर्बाद किया। अगर कभी हमें सच्चे मन से दोस्त माना हो तो बता देना ट्रेन कब और कितने बजे है। कम से कम स्टेशन छोड़ने का हक मत छीनना हमसे। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वे गुस्से से जाने लगा। प्रियंका बोली, परसों का टिकट है। रवि और निशा चले गए। प्रियंका उन्हें जाते हुए देख रोने लगी। मैं सच में आप सभी से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ और कभी वापस नहीं आना चाहती हूँ। सुरेंद्र जी भी कुछ दिनों में मुझे भूल जाएंगे। वक्त हर जख्म को भर देता है। खुशियाँ फिर उनके जीवन में दोबारा दस्तक दी है। वे मुझे भूल जाएंगे। पर मन से आवाज आई, क्या मैं उन्हें भूल पाऊंगी? शायद कभी नहीं। सारी दुनिया खुश है, पता नहीं भगवान मेरी ही खुशियों के पीछे क्यों पड़ा रहता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे ही साथ अक्सर ऐसा क्यों होता है? उधर निशा जल्दी से सुरेंद्र के पास पहुंच गई। माँ, माँ, भाई कहाँ है? अरे तुझे क्या हुआ? यूं घोड़े पर सवार होकर क्यों आई है? माँ, वे छोड़ो,
भाई भाई कहाँ हो? नीचे आओ। अरे तू बता क्या हुआ है? सुरेंद्र जब नीचे आया तो वे सुरेंद्र का हाथ पकड़कर बोली, भाई प्रियंका को रोक लो। वे ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। सुरेंद्र दर्द भरी निगाहों से माँ की तरफ देख रहा था। गुस्से से उसकी माँ बोली, ठीक ही तो है, सब कुछ गवाकर उसे सबक मिल गया। ये क्या बोल रही हो माँ? निशा बोली, भाई आप अभी मेरे साथ चलिए, उसे रोक लीजिए, वरना एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। सुरेंद्र ने उदासपन से कहा, माँ ने बिना पूछे मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया। उन्होंने मेरी खुशी के बदले अपनी जान मांग ली मुझसे। सुरेंद्र वापस अपने कमरे में चला गया। निशा गुस्से से बोली, आपने सच में हम भाई बहनों को कभी नहीं समझा। वे प्रियंका के बिना मर जाएंगे, ये आप अच्छी तरह जानती हैं। फिर भी ये कदम उठा रही हैं। ऐसा ना हो माँ, अब पापा के जैसे भाई को भी खो दे। तभी उसके गाल पर एक जोरदार चांटा लगा और निशा रोते रोते वहां से चली गई। रात 10 बजे सुरेंद्र ने प्रियंका को फोन करने का सोचा। पता नहीं वे मेरा फोन उठाएगी भी या नहीं, एक बार कोशिश करता हूँ। उसके मन में दुविधा थी। वे जानता था प्रियंका उसका फोन नहीं उठाएगी, फिर भी उसने प्रियंका को फोन किया। उधर प्रियंका भी सुरेंद्र के बारे में ही सोच रही थी। तभी सुरेंद्र का फोन आया। उसने अपने जज्बातों पर काबू किया और फोन उठा ली। हाँ, हेलो। सुरेंद्र बोला, मुझे तो लगा तुम शायद मेरा फोन नहीं उठाओगी। वे बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। और बताओ, तैयारी कर ली? उसने धीरे से कहा। खुश तो हो ना? उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। अपने गांव जा रही हूँ, अपनों के पास। और मेरे बारे में नहीं सोची? वे थोड़ा रुक कर बोली, आपके बारे में क्या सोचना। आप वापस रजनी और बच्चों को घर ले आइएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अब वापस रजनी के साथ नहीं रहना चाहता, फिर भी यही बोल रही हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने सारे अधूरे सपने पूरा करना चाहता हूँ। मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं सच में मर जाऊँगा। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? आप भावना में बह रहे हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। तुम्हें मेरी कसम, जब तक मैं ना बोलूँ फ़ोन मत रखना। प्रियंका, आज की रात तुम्हारी आवाज़ सुन लेने दो, फिर पता नहीं ये आवाज़ सुन भी पाऊंगा या नहीं। एक निराश बेबस हारे हुए खिलाड़ी जैसी हालत हो गई थी सुरेंद्र की। यही हाल प्रियंका का भी था। दोनों के दरमियान बहुत प्यार है, पर समाज के सामने इजहार नहीं करते हैं। वे बोली, वक्त सब ठीक कर देगा। जानती हो प्रियंका, जब तुमसे पहली बार बिछड़ा था तो यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें पताल के अंदर से भी ढूंढ लाऊंगा। माँ की जिद से शादी कर लिया, पर मेरा मन जानता था कि मेरे दिल में आज तक तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था। जब तुम दोबारा मिली तो फिर से उन उम्मीदों को पंख मिल गया, जीने की चाह हो गई। मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार तुम्हें दोबारा पाने की चाह भी खत्म हो जाएगी और शायद मेरी जिंदगी भी। तुम्हारे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम, उस प्यार की कसम जो कभी आपने मुझसे किया था। वे बहुत तड़प कर बोली, तो मत जाओ, मैं टूट चुका हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मिलना बिछड़ना ऊपर वाले के हाथ में होता है। शायद हमारी ज़िंदगी में मिलना नहीं है, तो मैं ये ज़िंदगी ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा मत बोलिए। अच्छा एक बात पूछूं, सच सच बताओगी ना? हाँ पूछिए। क्या मैं जितना प्यार करता हूँ तुम्हें, तुम भी मुझसे करती हो? देखो, आज झूठ मत बोलना, क्योंकि हो सकता है यही प्यार मुझे जीने का सहारा दे दे। उधर से कुछ आवाज नहीं आई। एक बार तो बोलो, प्रियंका कैसे कहती कि आपके सिवा किसी की भी कभी चाहत ना की? बोलो प्रियंका। हाँ हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसी दिन से, जिस दिन आपने मेरी सांसों को छुआ था, आपसे बिछड़कर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे प्यार है। मैं नहीं जानती थी कि मैं कभी आपको ये सब बातें बोल भी पाऊंगी या नहीं, पर आज जब हमारा बिछड़ना निश्चित है तो मैं आपको अपने दिल की बात कहती हूँ। मैंने सच में आपको बहुत प्यार किया, आपके एहसास से, आपकी हर जज्बात से, आपकी हर खुशियों से, जिसमें आप हर पल मेरे साथ थे। आपकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस आपकी खुशियों के लिए यहाँ से जा रही हूँ। कल भी आपको खुद से आपकी खुशी के लिए ही दूर की थी, और आज भी।
कल भी का क्या मतलब है? वे आश्चर्य से पूछा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? प्रियंका को लगा भावना में बहकर उसके मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। वे बात संभालते हुए बोली, मुझसे बिछड़ने के बाद ही तो आप इतने सफल और बड़े आदमी बने। वे हंसते हुए बोला, प्रियंका, वे तो सिर्फ तुम्हें पाने के लिए मैंने ऐसे किया था, पर मेरा दिल जानता था तुम्हारे इस फैसले से मुझे कितना तकलीफ हुआ था। मन में आ रहा था तुमसे नफरत करूं, और हर बार नफरत हार जाता था और तुम्हारा चेहरा देखकर तुम पर प्यार आ जाता था। छोड़ दो ये जिद प्रियंका, मत जाओ। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी कुछ काम बाकी है, कल दोपहर तक निकलना भी है। आप अब अपना ख्याल रखिएगा। उधर से दर्द भरी आवाज़ आई। सुरेंद्र बोला, वहाँ जाकर तुम मुझसे बात करोगे भी या इग्नोर करोगी? जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करोगी, पर शायद मैं ही तुमसे बात करने लायक ना रहूँ। मत जाओ प्रियंका, मत जाओ। प्रियंका रोते हुए फ़ोन काट दी। मेरा जाना इतना मुश्किल मत करिए, मेरे कदम कहीं रुक न जाए। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र के घर की कॉल बेल बजी। लक्ष्मी दरवाजा खोली। पीछे से सुरेंद्र की माँ चिल्लाई, कौन है लक्ष्मी, जरा देख तो। माँ जी, भाई जी का पार्सल आया है। इतनी रात में? देख तो क्या है। पता नहीं, पर भारी बहुत है। तभी सुरेंद्र आया। वे मेरा पार्सल है लक्ष्मी। माँ ने पूछा, क्या है इसमें? वे गुस्से से बोला, मेरी मौत का सामान। क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, ये जिंदगी तुम खरीद ली हो, पर अब प्रियंका के बिना मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। कल वे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अब मैं भी नहीं जीना चाहता। अब मेरे जीने का सहारा ये बोतल ही है। इसका मतलब तू शराब पिएगा? वे आश्चर्य से बोली, हाँ, और अपने आप को इसी में ख़त्म कर लूँगा। वे गुस्से से अपने कमरे में चला गया। वे सच में अपने आप को शराब में डुबोना चाहता था। सारी रात वे पीता रहा और प्रियंका को याद करके रोता रहा। प्लीज़ प्रियंका, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज़ मेरी बात को समझो। आखिर वे घड़ी आ गई। प्रियंका अपना घर बंद करके सामान उठा रही थी। तभी रवि ने हाथ आगे बढ़ा लिया। रवि, निशा, प्रियंका तीनों की आंखें लाल थी। कोई एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहा था। स्टेशन पहुंचते ही तीनों के सब्र का बांध टूट गया। निशा रोते हुए प्रियंका के गले लग गई। मत जा प्रियंका। रवि भी बार बार यही बोले जा रहा था। प्रियंका बोली, मेरा जाना इतना मुश्किल मत करो, मैं वहां जाते ही कॉल करूंगी। वे ट्रेन में बैठ गई। धीरे धीरे गाड़ी खुलने लगी। वे रवि और निशा को खिड़की से देखकर बाय करती रही। अब वे उसकी आंखों से ओझल होते जा रही थी। सारी यादों को वे अपने साथ संजोए जा रही थी। उधर सुरेंद्र भी अपने आप को नशे में डुबोए जा रहा था। दोनों से यूं दूरियां नहीं सही जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। प्रियंका खिड़की के पास सिर रखकर पुरानी यादों में खो गई। अचानक से ट्रेन रुक गई। सब हल्ला करने लगे। ये ट्रेन क्यों रुकी भाई? क्या क्या हुआ? इतना हल्ला और शोर सुनकर प्रियंका की आंखें खुल गई। वे पूछी, ट्रेन क्यों रुक गई? कुछ हुआ है क्या? पीछे से आवाज आई, जो अब तक नहीं हुआ वे अब होने वाला है, किसी ने कहा। सब पीछे देखने लगे। प्रियंका के आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। उसके मुंह से निकला, आप? वे दौड़कर उसके गले से लग गई। अब तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं हो पाऊंगा। तुम मेरी थी, मेरी ही रहोगी। प्रियंका खुशी से अपनी सुध बुध खो गई। वे यही तो चाहती थी कि सुरेंद्र मुझे आकर रोक ले, पर वे अपने जज्बातों को नहीं बता पाई। फिर अचानक उसे ध्यान आया और वे सुरेंद्र से अलग हो गई। क्या हुआ तुम्हें? सुरेंद्र ने पूछा। आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए आप यहाँ से, जाइए। यहाँ सारे आदमी हमें देख रहे हैं। तो क्या आपने ही ट्रेन रुकवाई है? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मुझे जाने दीजिए। तुम्हें अब भी ऐसा लगता है मैं इतनी दूर आकर तुम्हें बिना वापस लिए चला जाऊंगा? क्या मतलब? वे आश्चर्य से पूछी। उसने अपने पॉकेट से सिंदूर की डिबिया निकाली और उसकी मांग भर दी। अब तो तुम्हारे पास कोई और सवाल नहीं है ना? वे बोली, ये आपने क्या कर दिया? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो शायद आज ये हालात ही नहीं आते। पर इस रिश्ते के लिए आंटी नहीं मानेंगी। उसने प्रियंका का बहुत ही प्यार से हाथ पकड़ा और ट्रेन से नीचे उतर गया। आज सुरेंद्र का पूरा परिवार प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सुरेंद्र की माँ प्रियंका के पास आकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पाई।
उसकी खुशियों को समझ नहीं पाई। अब मुझे मालूम चल गया, मेरे बेटे की खुशी तुम्हारे साथ ही है। मैं तुम दोनों से अपनी कसम वापस लेती हूँ। एक बार मैंने तुम दोनों को जुदा किया था, जिसकी सजा भगवान ने मुझे मेरे पति को छीन कर दे दिया। सुरेंद्र आश्चर्य से बोला, ये क्या बोल रही हो माँ? वे अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे और प्रियंका के रिश्ते के बारे में बीना और मीना की शादी के समय ही जान चुकी थी। मुझे ये भी पता था कि अगर प्रियंका तुमसे दूर जाने के लिए नहीं कहेगी तो तुम इसे छोड़कर कभी नहीं जाते। तो मैंने ही प्रियंका को अपनी कसम देकर तुमसे वे बातें कहने को कही थी, और ये बेचारी तुम्हारे नफरत का कारण बन गई। इसमें इसका कोई दोष नहीं था। तभी रवि उसके पास आकर बोला, हाँ यार, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जीत पर प्रियंका ने मुझे ये सब बात बता दिया था। सच तो ये है कि तुम दूर रहकर भी एक दूसरे से नफरत नहीं कर पाए। हमेशा से तुम दोनों के दरमियान प्यार ही प्यार रहा है। सुरेंद्र की माँ प्रियंका का दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, एक बार तुम दोनों को जुदा करने की गलती करके अपनी पति को खो चुकी हूँ। दोबारा ये गलती करके अपने बेटे को नहीं खोना चाहती हूँ। अब मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई गिले शिकवे नहीं है। मेरी उन गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो बेटी। नहीं आंटी, आपने जो किया आपने अपने बेटे की भलाई के लिए किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर रजनी और बच्चों का। तब सुरेंद्र की माँ बोली, मुझे सही राह दिखाने वाली रजनी ही है। उसी के कहने पर मेरी आंख खुली। देखो, वे भी आई है। सामने रजनी खड़ी थी। दोनों बच्चे रजनी का हाथ छुड़ाकर प्रियंका के गले लग गए। रजनी प्रियंका के पास आकर बोली, सुरेंद्र को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। हमारे रिश्ते का भविष्य यही था। सच तो यही है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मुझे तो किसी बहाने सुरेंद्र की जिंदगी से अलग होना ही था। तुम बहुत अच्छी हो प्रियंका। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना चाहोगी? ये क्या बोल रही हो? प्रियंका आश्चर्य से पूछी। क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनना पसंद करोगी? क्योंकि मैं तो विदेश जा रही हूँ। अब वहीं सेटल हो जाऊंगी। एक बड़ी विदेशी कंपनी से मेरे लिए बिजनेस का ऑफर आया है। और सच भी है कि बच्चे मुझसे ज़्यादा अपने पापा को और पीएस मैम को पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। मैंने पेपर पर साइन भी कर दिया है। तुम सब खुश रहो। फिर वे थोड़ा सा उदास होकर बोली, एक बात बोलूँ? हाँ बोलिए ना। क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल हूँ? रजनी के आंखों में पछतावे के आंसू थे। प्रियंका ने रजनी को गले से लगा लिया। तुम बहुत अच्छी हो प्रियंका। फिर वे चली गई। निशा बोली, अब क्या सारी रात यहीं गुजारनी है? ट्रेन वाले यात्री पर भी मेहरबानी करो, इन्हें तो जाने दो। सारे यात्री जोर से ताली बजाने लगे। सुरेंद्र ने प्रियंका का हाथ पकड़कर कहा, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। अब हमारे बीच कभी दूरियां नहीं आएगी। बस हमारे दरमियां प्यार ही प्यार रहेगा। इस अकड़ू, जिद्दी और ये क्या था तुम्हारा फेवरेट वर्ड? हिटलर। सबने जोर से कहा। हिटलर के साथ जिंदगी बिताने को राजी हो? प्रियंका ने आज सारी लोक लाज छोड़कर सुरेंद्र को गले से लगा लिया और बोली, अगले 7 जन्मों के लिए मैं तैयार हूँ।